पढ़ा था। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो उसका बेसिक है, उसका जो सबसे मेन पार्ट है वो पढ़ेंगे। इसको अगर समझ लिया तो आपको पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में आ जाएगी। तो आपको ये सेकंड पार्ट जरूर समझना है, तभी आपको आगे के टॉपिक्स समझ में आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और मैं डिस्क्रिप्शन में जो है पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी रख दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहली बात जो समझनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझनी है वो ये है कि रिडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं। ठीक है, क्योंकि पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो रिडॉक्स रिएक्शंस पे बेस्ड है। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है, हमारे पास, जिसमें क्या है, जिसमें जिंक की रॉड है। ये जो रॉड हमें दिख रही है यहाँ पर, जिंक की रॉड जिंक के सॉल्यूशन में डिप्ड है, और कॉपर की रॉड जो है ये कॉपर के सॉल्यूशन में जिंक को जिंक के सॉल्यूशन में डुबोया तो हमें मिला Zn+2E नेगेटिव। ठीक है, सॉरी इसमें गलत लिखा हुआ है यहाँ पर को प्लस ये, ठीक है, ये जो डायग्राम है इस पे गलत लिखा हुआ है। -2E नेगेटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, Zn से Zn2 पॉजिटिव चले गया। क्लियर? और क्यों गया? क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीज क्यों करे उसके बारे में मैं अभी इसके नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा, बट अभी इतना ही समझिए। और वो 2 इलेक्ट्रॉन जो निकले, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या करे, वो Cu ने ले लिए। ठीक है, तो रिएक्शन हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि हमारे पास जो है Zn क्या बन गया, Zn2 पॉजिटिव में +2E नेगेटिव हो गए। क्लियर? +2E नेगेटिव हो गए। और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास Cu2 पॉजिटिव ने लिए और 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लिया, Cu बना दिया। ठीक है, क्लियर? तो हो क्या रहा है, अल्टीमेटली जब Zn अपने सॉल्यूशन में डिप्ड है और Cu अपने सॉल्यूशन में डिप्ड है, तो Zn जो है सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव आयन छोड़ रहा है। क्लियर? और कॉपर जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रेवल कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए, ठीक है, वायर के थ्रू और कॉपर के पास जा रहे हैं। और कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर सॉल्यूशन से Cu2 पॉजिटिव लेके उसको Cu बना दे रहा है। तो होगा क्या, जब यहाँ पर को सॉल्यूशन से Cu2 पॉजिटिव जो आयंस है यहाँ वो Cu में कन्वर्ट हुए तो यहाँ पर को डिपोजिटेशन होना शुरू हो जाएगा, Cu यहाँ पर जमा होने लग जाएगी और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो ज्यादा बढ़ने लग जाएगा। क्लियर? और यहाँ पर को क्या हो रहा है, यहाँ पर को Zn जो है अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ डाल रहा है, सॉल्यूशन में डाल रहा है, Zn2 पॉजिटिव बना रहा है। तो ये कम होने लग जाएगा, ये क्या होने लग जाएगा, ये घटने लग जाएगा। क्लियर? और इलेक्ट्रॉन जो इससे निकलेगा वो ट्रेवल होके कहाँ जाएगा, Cu की ओर जाएगा, क्योंकि वो कैथोड है, पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, और ये नेगेटिव है। क्लियर? अब लेकिन ये सारी चीजें कब होंगी, जब इस सॉल्यूशन के बीच में हमारे पास क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज होगा ये। ठीक है, लवण सेतु जिसको बोला जाता है। इसके अंदर अगर KCl डाला जाता है, इसके अंदर क्या डाला जाता है, अगर KCl क्यों डाला जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखेगा। जहां पर भी जैसे यहाँ पॉजिटिव आयन की अधिकता हो जाएगी इस ओर Zn की ओर, तो यहां से नेगेटिव आयन इधर चले जाएंगे ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। अगर यहाँ पर को नेगेटिव की अधिकता हो जाएगी, SO4 नेगेटिव ज्यादा हो जाएंगे तो K पॉजिटिव ट्रेवल हो जाएंगे इधर। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पर भी न्यूट्रलिटी बनी रहेगी और सेल हमारा लगातार निरंतर काम करता रहेगा। अन्यथा अगर लवण सेतु नहीं होगा तो वैसे भी सर्किट पूरा नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज, जो एक ही और ज्यादा जो हमारे आयन जमा होते रहेंगे और सेल काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से काम होगा। आगे देखते हैं, यहां पर को जिस और इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो उसके विपरीत डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। उसके विपरीत डायरेक्शन में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। और पूरा जब इसको हम पूरा एक सर्किट बना देंगे तो देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये जो पोर्शन है यहाँ पर को Zn CuSO4 है और उसमें डिप्ड है Zn की छड़। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन गए इधर, ट्रांसफर हुए और करंट यहां से उल्टी तरफ बहा। ठीक है, तो क्या होगा, अगर बीच में अगर वोल्ट मीटर लगा है तो उसमें क्या होगा, कुछ वेरिएशन आएगा, कुछ वोल्ट की
धारा हमें दिखेगी। क्लियर? और ये हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ क्योंकि Zn को जब हम ZnSO4 में डुबोया तो हमें कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिली, ठीक है, लेकिन वो अर्ध सेल था, पूरा सर्किट होने पे ही उसका कुछ वैल्यू होगी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से अगर हम देखें तो Zn से Zn2 पॉजिटिव, ठीक है, Zn से क्या, Zn2 पॉजिटिव जब गया तो हमें करीब मिला जो है 0.76 वोल्ट, ठीक है, 0.76 वोल्ट। और Cu2 पॉजिटिव से Cu बनने में हमको मिलता है 3.4 वोल्ट, ठीक है, 0.34 वोल्ट, सॉरी, ठीक है, 0.34 वोल्ट मिलता है। तो इस तरीके से हम किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर को हमें सोचना है कि कैसे कैलकुलेट होगा, इनको जोड़ना है या नहीं जोड़ना है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ई सेल, उसके लिए फॉर्मूला होता है ई सेल, ठीक है, बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। तो ई कैथोड, कैथोड में कितना था 0.34 वोल्ट माइनस, ठीक है। अब एक चीज और हमें ध्यान में रखनी है कि हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ली जाती है, अपचयन विभव लिया जाता है, ठीक है। अब Zn से Zn2 पॉजिटिव गया, Zn से क्या गया, Zn2 पॉजिटिव, 11th में हमने पढ़ रखा है। तो क्या हुआ, यहां पर को ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन होने में हमें 0.76 वोल्ट मिला था, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे Zn2 पॉजिटिव से Zn, क्योंकि ये IUPAC का नियम है कि हमेशा जो विभव है वो रिडक्शन में ही लेना है, ठीक है। तो वैल्यू में चेंज आ जाएगा, जो प्लस था वो क्या हो जाएगा माइनस 0.76 वोल्ट। क्लियर? ऑक्सीडेशन जब होता, जब ऑक्सीकरण होता तो रिएक्शन थी Zn से Zn2 पॉजिटिव, लेकिन IUPAC बोलती है किसी भी सेल का विभव कभी भी ऑक्सीकरण में नहीं लेना है, हमेशा किस में लेना है, रिडक्शन में लेना है, अपचयन में लेना है। तो हमें रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा, Zn2 पॉजिटिव से Zn, ठीक है। लेकिन उस समय ऑक्सीकरण में धन आर था, तो यहां पर कोई कौन सा चिन्ह लग जाएगा, ऋण लग जाएगा, ठीक है। तो धन 0.76 की जगह ऋण 0.76 होगी इस वाले पोर्शन की विभव की मान जो आएगा। क्लियर? आ गई बात समझ में आपको? तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1.1 वोल्ट, ठीक है, कितना मिलेगा, 1.1 वोल्ट, ठीक है। ये वैल्यू जो ली है मैंने वो ली है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, पूरी एक श्रेणी होती है, ठीक है, उसको वैद्युत रासायनिक श्रेणी होती है, उसमें सबके मान दिए होते हैं, हर धातु के इलेक्ट्रोड विभव के मान दिए होते हैं। तो वहां से ये वैल्यू ली है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये, ठीक है। तो हम इसको या तो याद कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऐसे वोल्ट मीटर लगा के निकाल सकते हैं। तो यहां पर को जो सेल में जो पूरा ये जो सेल है उसकी कितनी मात्रा है वोल्ट में, उसके विभव की मात्रा है 1.1 वोल्ट। क्लियर? तो यहां पर आपको इतना समझ में आ गया होगा कि 1.1 वोल्ट कैसे आया। Zn वाले पोर्शन का था 0.76 वोल्ट, लेकिन वहां पर को ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, Zn से Zn2 पॉजिटिव में जा रहा है। तो उस स्थिति में हमें उसको धन में नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे किसमें, रिडक्शन में ही। ये IUPAC का नियम है, ये एक नियम है बस, ठीक है। क्लियर? तो और वैसे ही Cu को हम हमेशा, वो तो रिडक्शन में है तो उसको वैसे ही लिखा जाएगा। तो Cu था 0.34 वोल्ट और जिंक का था 0.76 वोल्ट, लेकिन उसको ऋण लेना पड़ा क्योंकि IUPAC कहती है कि हमेशा रिडक्शन में लेना है। तो इतना वोल्ट आ गया यहां पर को, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, हमेशा जो ऑक्सीकरण होगा, क्लियर, ऑक्सीकरण होगा तो वो हमेशा एनोड पे होगा, और जो अपचयन होगा, रिडक्शन जो होगा वो हमेशा कहां होगा, कैथोड पे होगा। क्लियर? तो इसके लिए एक चीज याद रखेंगे, एनऑक्स,
एनॉक्स फॉलोइंग आफ्टर रेड कैट। ठीक है, एनॉक्स मतलब एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, फॉलोइंग आफ्टर रेड कैट, रेड कैट का मतलब रिडक्शन, कैट का मतलब कैथोड। तो ये एक ट्रिक है कि जो हम हमेशा याद रखेंगे कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा। और याद करने के लिए क्या रखेंगे, एनॉक्स फॉलोइंग आफ्टर रेड कैट। क्लियर। दूसरी चीज एसी याद रखना है हमें। क्या याद रखना है, एसी। एनोड हमेशा किसी भी सेल में एनोड या नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, यहां पर को एनोड को हम नेगेटिव कहते हैं, 10th में आपने पॉजिटिव पढ़ा होगा, लेकिन जिस ओर इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस ओर जा रहा है, इस ओर जा रहा है, तो वो हमेशा कैथोड कहलाएगा। ठीक है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलने वो एनोड, क्योंकि वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन निकले तो वो नेगेटिव हो गया। और एनोड हमेशा कहां पे होगा, बाईं तरफ होगा, लेफ्ट साइड। और राइट साइड क्या होगा, हमेशा कैथोड। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा एसी। ये देखो, एनोड किस साइड आया, लेफ्ट साइड, और कैथोड किस साइड आया, राइट साइड। ठीक है, तो किसी भी सेल को लिखते समय हमें ये कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। अब हमें देखना है कि इस सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। इस सेल का रिप्रेजेंटेशन जो है, Zn से Zn2 पॉजिटिव गया, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि Zn ऑब्लिक Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, सॉल्यूशन में Zn से Zn2 पॉजिटिव, डबल डैश, ये सेतु के लिए आ गया हमारा। ठीक है, क्या हो जाएगा, Cu2 पॉजिटिव से Cu, ये एक सिंगल डैश यहां पर को लगा देंगे, ये जो नीचे दिख रहा है आपको। CuSO4 सॉल्यूशन लिखो या आयन लिखो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि सॉल्यूशन में आयन ही होंगे, तो Cu2 पॉजिटिव लिख दिया मैंने वहां पर को। ठीक है, तो सेल का रिप्रेजेंटेशन, ये पूरा सेल है, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत आसानी से। क्लियर। एक बार और ध्यान देंगे, Zn से Zn2 पॉजिटिव गया, तो इसलिए क्या हुआ, Zn डैश खड़ा डैश Zn2 पॉजिटिव। फिर ये सेतु, ये वाला, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज, और Cu2 पॉजिटिव से डैश Cu। क्लियर, ये हो गया। और कितने m सॉल्यूशन है, सपोज 1m सॉल्यूशन बनाया आपने, तो यहां पे 1m भी लिख देंगे, 1m। ठीक है, और Zn से Zn जाने में कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल रहा था हमें, वो भी हम यहां पर को वैल्यू लिख सकते हैं, E कैथोड लिख सकते हैं या एनोड। ये वाला पोर्शन एनोड है, तो E एनोड कितना हो गया, 0.76 वोल्ट। ठीक है, और E कैथोड था 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट। क्लियर। तो ये वाला पोर्शन मेरा है 0.34 वोल्ट, और ये वाला पोर्शन है 0.76 वोल्ट। क्लियर, आ गई बात समझ में। तो 1.1 वोल्ट हमें टोटल मिल गया। कैसे मिला, क्योंकि फॉर्मूला क्या है पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नापने का, ई कैथोड माइनस ई एनोड, इलेक्ट्रोड विभव के जिसको हम बोलते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई कैथोड है 0.34, ये वाला पोर्शन, माइनस को भी माइनस में लिखेंगे इसको भी, ठीक है, उसके बाद तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1.1 वोल्ट आ जाएगा। क्यों लेंगे माइनस में, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन है उसको हमेशा रिडक्शन पे ही लिखना है, तो उसकी वैल्यू, ऑक्सीडेशन करने में उसकी वैल्यू धन है, तो रिडक्शन करने में वैल्यू के आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी की पोटेंशियल पॉजिटिव आ रही है, किसी की पोटेंशियल नेगेटिव आ रही है। ठीक है, देखिए ये हमारे पास कुछ चित्र हैं, यहां पर को मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा तो आपको समझ में आएगा। ये एक पुअर मैन है, ठीक है, ये बहुत गरीब है। तो मुझे एक चीज बताइए कि ये लड़की जो बीच में है, इससे अगर ये आइसक्रीम मांगेगा या ये इसको आइसक्रीम देगी तो ये ले लेगा, बिल्कुल ले लेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये पुअर मैन अपनी टूटी हुई इस मग्गे में कोई एक रोटी है, ठीक है, वो रोटी या कुछ भी खाने का सामान है वो इस लड़की को देगा, तो ये लड़की ले लेगी, बिल्कुल नहीं लेगी। क्लियर, ये कंडीशन समझ में आ गई हमें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो आदमी है यहां पर, इसके पास बहुत सारी खाने की चीजें हैं, ये आदमी इसको कुछ देना चाहे तो ये ले लेगी ये लड़की, ठीक है, लेकिन ये लड़की अगर इसको कुछ देना चाहे यहां पर को, तो ये आदमी नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारी खाने की चीजें हैं और उसका पेट पूरा भरा हुआ है।
ठीक है, तो यही चीजें हमें एलिमेंट्स में समझनी है। ठीक है, एलिमेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल जिंक, जिंक है हमारे पास, तो जिंक में क्या है, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी को पता है? ठीक है, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आता है, या इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s2। ठीक है, लास्ट के दो जो है वो है 3d10 4s2। तो समझे आप, वो ये आदमी है कैसे, क्योंकि उसके पास जो दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसमें, उसको वो डोनेट कर देता है, और वो चाह रहा है कि मैं Zn से क्या चले जाऊं, Zn2 पॉजिटिव चले जाऊं और 3d10 में आ जाऊं। किस में आ जाऊं? दो इलेक्ट्रॉन s के देके किस में आ जाऊं? 3d10 में चले जाऊं, प्लस 2e नेगेटिव। क्लियर? पर ये जो गर्ल है यहां पर को, वो क्या है? Cu है, कॉपर है वो। ठीक है, तो कॉपर क्या है? कॉपर जो है उसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा करने के लिए, तो वो ये दो इलेक्ट्रॉन ले रही है। और ये जो पुअर मैन है उसको हम Ag कह सकते हैं। Ag जो है उसकी जो पोटेंशियल है वो Cu से भी कम है, वो Cu से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन जो मैंने आपको समझाई, इसको हम एलिमेंट में अगर सोचें तो हर एलिमेंट की कंडीशन अलग है। हर एलिमेंट सेम तरीके से व्यवहार नहीं कर सकता है, हर तत्व सेम तरीके से व्यवहार नहीं कर सकता है, सबका व्यवहार अलग है। उसी व्यवहार के आधार पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी है, उनके इलेक्ट्रॉन लेने और देने की क्षमता पे। जिसका इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा होगी तो उसका ऑक्सीकरण होगा ऑब्वियसली। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा, और जब उसके इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा है तो उसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल भी ज्यादा आएगा। क्लियर? लेकिन उसको हम रिडक्शन में लिखेंगे तो वैल्यू किस में आ जाएगी? हमेशा माइनस में आएगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन होने में तो धन पे आएगी, लेकिन आईयूपीएसी कहती है कि या तो रिडक्शन पे ही लिखना है हमें, और कोई हमारा दूसरा ऑप्शन नहीं है। आईयूपीएसी का जो नियम है वो कहता है कि किसी भी तत्व की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या विभव वो हमेशा रिडक्शन पे ही लिखा जाएगा, चाहे वो ऑक्सीडेशन पे अच्छा इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहे या उसकी हाई हो तो वो नेगेटिव में आ जाएगी। ठीक है, तो वैसे ही जैसे Ag है उसकी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल धन में आएगी बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो रिडक्शन करने में की क्षमता ज्यादा रखता है। क्लियर? आई बात समझ में? तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप जो है इसके नेक्स्ट पार्ट में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें जब आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगी तभी आप और चीजों को समझ पाएंगे, क्योंकि हमें ऑक्सीकरण जरूर समझना है। ठीक है, जब हमारे दिमाग में ऑक्सीकरण जब हमें समझ में आ जाएगा, या रिडक्शन हमें जब समझ में आ जाएगा, रिडॉक्स अभिक्रिया जब हमें समझ में आ जाएगी, तो हम बहुत अच्छे तरीके से जो है इस चैप्टर को पढ़ पाएंगे। क्लियर? तो ये पहला टॉपिक था इस चैप्टर का, ऑब्वियसली सॉरी सेकंड पार्ट था। सेकंड पार्ट में जो है हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझा, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझी, इलेक्ट्रोड विभव समझा किसी भी सेल का, और जो है कैसे ऑक्सीडेशन होता है कहां पर और कहां पर रिडक्शन होता है आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा हमेशा और कैथोड पे रिडक्शन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। और सेकंड पार्ट में हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे जहां पर को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे किसी न्यूमेरिकल्स में। थैंक यू।